सो हेलो एंड दिस इज़ द लेक्चर 4 ऑफ द क्लाइमेटोलॉजी। यहाँ पर हम ह्यूमिडिटी ऑन प्रेसिपिटेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखो इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। हम वाटर वेपर देखेंगे, इवापोरेशन देखेंगे, लेटेंट हीट देखेंगे, ह्यूमिडिटी के टाइप्स देखने वाले हैं, फिर जो एडियाबैटिक लैप्स रेट है वो क्या होता है, एंड कॉन्डेंसेशन कितने टाइप का होता है, कितने टाइप्स के क्लाउड्स होते हैं, रेनफॉल की थीरीज क्या हैं, टाइप्स ऑफ रेनफॉल क्या होती हैं, और कुछ अदर टर्म्स हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो पहले वाटर वेपर देख लेते हैं कि वाटर वेपर एक्चुअली क्या होता है। जो ह्यूमिडिटी कंटेंट है, ठीक है, ह्यूमिडिटी कंटेंट है ऑफ द वाटर वेपर। सो यदि मैं सिंपली बोलूँ, इफ आई विल से सिंपली कि जो वाटर वेपर है वो क्या होता है, इट इज़ द ह्यूमिडिटी कंटेंट। जो भी आपका ह्यूमिडिटी का कंटेंट होता है, ठीक है, ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है, वाटर, वाटर का जो कंटेंट होता है एयर में या फिर वॉल्यूम ऑफ एयर में, उसको बोलते हैं वाटर वेपर। ठीक है, वाटर वेपर, यदि हम टोटल एटमॉस्फेयर की बात करें कि टोटल एटमॉस्फेयर में कितना वॉल्यूम जो है वो ये वाटर वेपर का होता है, तो याद रखना है कि वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में लगभग 2% ऑफ टोटल कॉम्पोजिशन होता है। जितना भी एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन है, गैसेस वगैरह हैं उनको तो छोड़ दो, बट जो एटमॉस्फेयर है उसमें 2% आपका जो है वो होता है वाटर वेपर। ठीक है, फिर जो मिनिमम है वो कितना हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है। देखो ज़ीरो हो तो सकता है, बट एब्सोल्युटली हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कभी भी ऐसे डिवॉइड ऑफ वाटर वेपर नहीं होता है। थोड़ा बहुत वाटर वेपर भले 0.0009% ही होता है, बट ठीक है, बट ज़ीरो हमेशा मान लेते हैं कि ज़ीरो से लेके 4% जो है इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है। 4% आपको मिल जाएगा इक्वेटर पे। ठीक है, इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा वाटर वेपर होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा इवेपोरेशन भी यहीं पे होता है, तो ये हो जाएगा इसका मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, फिर जो आपका 50%, जो भी आपका 50% ऑफ द वाटर वेपर है वो कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, मोस्टली आपका कॉन्सेंट्रेटेड रहता है लोअर ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, लोअर ट्रोपोस्फेयर में आपका जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। यदि हाइट स्पेसिफिकली बोलूँ तो हाइट जो है वो 2000 मीटर तक ये कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। ठीक है, अब यदि आपसे पूछा जाए कि आपका मैक्सिमम वाटर वेपर कहाँ मिलता है, तो मैक्सिमम वाटर वेपर आपका रहता है 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक। ठीक है, और यदि मिनिमम बोलूँ तो मैं, देखो मिनिमम जो है वो तो पोल्स पे मिलेगा। ओके, ओके, मिनिमम आपको मिलेगा पोल्स पे, बट द थिंग इज कि जो मैक्सिमम है ये मैंने 10 बताया है, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, ये लैंड का बताया। ठीक है, लैंड पे ये मिलता है। बट यदि आपको बोले कि जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम वाटर वेपर आपको ओशियंस में कहाँ मिलेगा, तो मैक्सिमम आपको जो है ओशियंस में मिल जाएगा। कहाँ पर, 10 से लेके 20 डिग्री दोनों लैटिट्यूड्स में। ठीक है, सो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो हमारा ह्यूमिडिटी कंटेंट है उसको ही वाटर वेपर बोला जाता है। ये टोटल एटमॉस्फेयर के कॉम्पोजिशन का 2% होता है। जो मिनिमम है वो 0 होता है, मैक्सिमम 4 हो सकता है। ठीक है, 50% ऑफ द वाटर वेपर ये हमारा लोअर ट्रोपोस्फेयर में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, लगभग 2000 मीटर तक। ठीक है, मैक्सिमम आपका होता है लैंड पे, लगभग 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 10 डिग्री साउथ, और जो मैक्सिमम यदि ओशियन की बात करें तो 10 से 20 डिग्री। ठीक है, और मिनिमम जो है वो पोल्स पे होता है। फिर हम इवेपोरेशन की बात कर लेते हैं कि जो इवेपोरेशन है, अच्छा हमने देख लिया बेसिकली यही चीज़ है कि मैक्सिमम इवेपोरेशन लैंड पे, जो लैंड से होता है मैक्सिमम इवेपोरेशन, ठीक है, वो किन किन लैटिट्यूड से होता है। सो वो होता है आपका 10 से लेके 10 डिग्री नॉर्थ से लेके एक्चुअली, ठीक है, 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 10 डिग्री साउथ तक। और यदि मैक्सिमम इवेपोरेशन आप ओशियन से बोलेंगे तो आपका होगा यहाँ पर 10 डिग्री से लेके 20 डिग्री। ठीक है, ये नॉर्थ और साउथ दोनों होता है। ठीक है, नॉर्थ और साउथ दोनों। फिर क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, क्या होता है, देखो लेटेंट हीट क्या होती है बेसिकली, जैसे सपोज दिस इज द आइस। ठीक है, आइस जो है वो योर आइस, ये पूरा जब आपका लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो एकदम से ही तो नहीं हो जाता है। पहले जो है, पहले आप आइस को जो है वो गर्म करते हो, तो इसके मॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए जो है वो कुछ हीट लगती है यहाँ पर। ठीक है, और लगभग समझो 2 मिनट तक आप आइस को गर्म करोगे
तो 2 मिनट में इसका जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होगा, इट विल नॉट चेंज, बट इंस्टेड व्हाट विल हैपन, ये जो टेम्परेचर है ना, वो क्या होगा, ये जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो ये लेटेंट हीट में कन्वर्ट होके ऐसे लिक्विड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। देखो होता ये है कि जैसे आइस है, आइस जो है तुरंत ही अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ा देता है, तो आइस जो है वो लगभग समझो 2 मिनट में वो जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो 2 मिनट का टाइम है इसमें आइस में कोई भी टेम्परेचर का चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो भी आप हीट दे रहे हो वो चेंज हो रही है लेटेंट हीट में। सो दैट इज कॉल्ड एज द लेटेंट हीट, ठीक है। ये फेज को चेंज करने के लिए यूज होता है। जैसे आपने आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, या तो आपको लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, सो यहाँ पर जो हीट यूज होती है इट इज कॉल्ड एज द लेटेंट हीट। और जो लेटेंट हीट है इसको ही हम बोलते हैं, वी आर ऑल्सो कॉलिंग इट एज द हिडन हीट, इसको हिडन हीट भी बोला जाता है, ठीक है। एंड इट इज द हीट दैट इज, इसको एटमॉस्फेयर की एनर्जी भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन है, ठीक है, पीवाईक्यू का। एटमॉस्फेयर की एनर्जी या फिर जो एटमॉस्फेयर को ड्राइव करने वाली चीजें हैं, या फिर एटमॉस्फेयर को चलाने वाली, या फिर सोर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में बोलूँ, हाँ ये अच्छा होगा कि सोर्स ऑफ एटमॉस्फेयर एनर्जी क्या होता है। सोर्स ऑफ एटमॉस्फेयर एनर्जी ये लेटेंट हीट ही होती है, याद रखना है, ठीक है। और इसको हिडन हीट बोलते हैं, ये तो हमको पता चल गया है। एंड यदि मैं आपसे पूछूं, नाउ आई विल आस्क अ क्वेश्चन, कि बताओ लेटेंट हीट किसका ज्यादा होता है, वाटर का ज्यादा होता है या फिर आइस का ज्यादा होता है। मेरे को बताओ इन दोनों में से किसका ज्यादा होता है। देखो इसमें जो है वाटर का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आपने जब आइस से वाटर को कन्वर्ट किया है तो जो आपने इसमें एनर्जी दी थी, ठीक है, वॉट एवर यू एनर्जी यू हैव अप्लाइड, वो तो वाटर में है, ठीक है, क्योंकि जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो गया है। तो इसकी जो लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट जो मतलब हिडन हीट है वो वाटर में छुपी हुई है, ठीक है। सो ये होता है आपका हिडन हीट या फिर लेटेंट हीट। फिर हम टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी देख लेते हैं। तो हमारे पास 3 टाइप्स हैं, एक है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, दूसरा है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, तीसरा है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड चौथा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पर अब मैं बताऊंगी आपको कि ह्यूमिडिटी की, ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं आपका जो ह्यूमिडिटी की कैपेसिटी है, ठीक है, आपकी ह्यूमिडिटी की कैपेसिटी। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है, मतलब एक गिवन जो एयर पार्सल है आपका, एक टेम्परेचर मान लो, दिस इज योर एयर पार्सल, ये आपका एयर पार्सल है, ये एक गिवन टेम्परेचर पर है, ठीक है। मान लो इसका टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। सो इस टेम्परेचर पर ये जो एयर पार्सल है वो कितनी ह्यूमिडिटी होल्ड कर सकता है। ह्यूमिडिटी समझ रहे हो? ह्यूमिडिटी का मतलब है जो मॉइस्चर कॉन्टेंट है, मॉइस्चर कंटेंट कितना जो है वो ले सकता है, ठीक है। तो ये होता है आपका ह्यूमिडिटी की कैपेसिटी। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है, आप मेरे को बताओ, आपको खुद ही पता चलेगा। अच्छा, ये जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है ना, ये हम परसेंटेज में नापते हैं। मान लो चलो मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। एग्जांपल हम ले लेते हैं कि भाई ओशियन, ओशियन की जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है लैंड से, ठीक है। कैसे होती है? अब देखो जो ओशियन है वहां पर ऑलरेडी इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है। वहां पर इवेपोरेशन मतलब वहां पर वाटर कंटेंट तो ज्यादा है, तो वहां का जो एयर है वो ज्यादा मॉइस्चर होल्ड करके रखेगा, इसीलिए जो ओशियन की ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है वो लैंड से ज्यादा होती है, ठीक है। जैसे अब आप मानो कि मान लो दिस इज दिस इज व्हाट, कि ये जो एयर पार्सल है वो 50-100 ग्राम तक मान लो लेकर ले सकता है आपका ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो अब इसने 50 ग्राम जो है वो ले रखा है, 50 ग्राम तो मतलब ऑक्यूपाई करके रखा है ह्यूमिडिटी ने। सो इसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कितनी हुई? इसकी है अभी 50% है फिलहाल, 50% ऑक्यूपाई करके रखा है, बट कैपेसिटी जो है वो है 100 ग्राम की, ठीक है। सो अभी हमने देखा कि भाई ओशियन की जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है लैंड से। फिर इक्वेटर्स की भी ज़्यादा होती है, किससे? पोल्स से, है ना। फिर जो आपकी समर है, समर मतलब वहाँ पर जब हॉट एयर होती है, हॉट एयर ज़्यादा ह्यूमिडिटी होल्ड करके रख सकती है एज कम्पेयर टू द विंटर, ठीक है, जब विंटर्स होते हैं तब। सो ये हो गया आपका ह्यूमिडिटी की कैपेसिटी, ठीक है। फिर अब हम बात करें, वील टॉक अबाउट द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का क्या मतलब है? देखो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बेसिकली ये टोटल वेट होता है, ठीक है, टोटल वेट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। मान लो दिस इज द वॉल्यूम, ये आपका वॉल्यूम ऑफ एयर है, ठीक है, ये आपका वॉल्यूम है। और ये एक डेफिनेट टेम्परेचर पर होता है, एक डेफिनेट टेम्परेचर पर। मान लो ये जो टेम्परेचर है वो है 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो
दिस इज द दिस इज द डेफिनेट टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पर जो टोटल वेट है मॉइस्चर का, मान लो इसमें जो मॉइस्चर है दिस इज द 100 ग्राम का आपका क्या है, ये वॉल्यूम है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका वेट है दिस इज द मॉइस्चर, ये वेट जो है वो 20 ग्राम का वेट है किसका, दिस इज द मॉइस्चर का वेट। मॉइस्चर का वेट जो है वो 20 ग्राम का है, ठीक है। बट यदि ये पूरा भर जाए तो 100 ग्राम जो है ये एयर पार्सल पूरा होल्ड कर सकता है, ठीक है। बट अभी जो है वो मॉइस्चर वेट 20 ग्राम है। तो ये जो 20 ग्राम है, यहाँ पर हम जो 20 ग्राम लिख रहे हैं, ये होता है टोटल वेट किसका, मॉइस्चर का। और ये जो मॉइस्चर का टोटल वेट है 20 ग्राम, इसको ही हम क्या बोलेंगे, आप बोलोगे इसको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है। अब एक बात याद रखना कि जो यदि आप टेम्परेचर को 15 डिग्री से 30 डिग्री कर दो, तो क्या ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, क्या ये 20 ग्राम जो है वो 40 ग्राम हो जाएगा क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो जो मॉइस्चर है वो तो उतना ही रहने वाला है, 20 का 20 ग्राम ही रहने वाला है, क्योंकि हम उसको वॉल्यूम के कंपेयर में देख रहे हैं, ठीक है। वी आर सीइंग एज कंपेयर टू द वॉल्यूम। बट अब हमने क्या किया, हम इसका वॉल्यूम बढ़ा दें। मान लो हम इसका वॉल्यूम जो है, अभी इसका 100 ग्राम का था, हम इसका वॉल्यूम बढ़ा देते हैं और अब हम इसका वॉल्यूम कर देते हैं 500 ग्राम का। तो क्या होगा कि जो 500 ग्राम है, अब इसमें 20 ग्राम इसमें है मॉइस्चर, बट ये मैक्सिमम कितना होल्ड करके रख सकता है, अब 500 ग्राम कर सकता है। तो क्या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी यहाँ पर चेंज हो जाएगी? हाँ, अब यहाँ पर चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर ऐसे याद रखना है कि भैया जो असेंडिंग, क्योंकि असेंडिंग ऑफ एयर से जो है हमारा जो एयर पार्सल है वो एक्सपेंड हो जाता है, और जब आप डिसेंड करते हो तो आपका जो एयर पार्सल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग से आपका जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है वो चेंज होता है, बट टेम्परेचर के चेंज होने से आपका जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है वो चेंज नहीं होता है। इसका जो फॉर्मूला है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इट, इसका फॉर्मूला है ग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। ग्राम पर मीटर क्यूब इसका फॉर्मूला है, ठीक है। ये हो गया आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। फिर अब हम बात करेंगे, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ठीक है। अब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की बात करेंगे। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पहले तो ग्राम पर किलोग्राम में नापते हैं, ठीक है, ग्राम पर किलोग्राम में। अब हम क्या नाप रहे हैं इसमें, इसमें जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर का मास हम नाप रहे हैं, ठीक है। मान लो दिस इज योर किलोग्राम, ठीक है। ये आपका एयर है जो कि आपका किलोग्राम है, मान लो 1 किलोग्राम का जो एयर है, ठीक है। और अब आप देखोगे कि मान लो इतना जो है इसमें क्या है, इसमें वाटर वेपर है, इसमें वाटर वेपर है इतना। सो दिस इज योर वाटर वेपर। और ये जो वाटर वेपर है इसका मास आप कैसे देखोगे, आप बताओगे कि इतना ग्राम है, इतना ग्राम है पर किलोग्राम में, ठीक है। सो इसको आप बोलते हो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। और ये जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है इसका दूसरा नाम भी है, इसको बोलते हैं जियोग्राफर्स यार्ड स्टिक। इसको जियोग्राफर का यार्ड स्टिक भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज द जियोग्राफर्स यार्ड स्टिक। और जो कोल्ड आर्टिक आर्कटिक है वहाँ पर जो आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो लो होती है। बाकी यदि वार्म आर्कटिक, मतलब यदि आप वार्म वार्म एरियाज में चले जाओ तो आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है ना, ऐसा होता है। सो नाउ वील टॉक अबाउट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है जो आपकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है, बाकी डिवाइडेड बाय ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इनटू 100%, मतलब इनटू 100। अब जैसे आपकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है वो कितनी है, मान लो आपकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, आपकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है मान लो 100 ग्राम की, ठीक है। और आपकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, मतलब हम इसमें क्या बता रहे हैं कि टोटल वेट बताते हैं हम कि 20 ग्राम का जो है इसका क्या है वेट है, और इंटू 100 कर दो तो अपने को पता चल जाएगा कि भाई 20% है यहाँ पे, ठीक है। इट हैज़ द 20% ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। रिलेटिवली मतलब कि कितना होल्ड करके रखता है, तो रिलेटिवली कितना है। तो याद रखो कि इक्वेटर की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो हाई होती है, बाकी जो डेजर्ट्स हैं इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी लो होती है, ठीक है। सो वी हैव स्टडीड दैट। अब देख लेते हैं हम यहाँ पर, देखो जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है, मतलब कितना होल्ड करके रख सकता है कोई भी एयर पार्सल, है ना। इसका जो यूनिट है, यूनिट याद रखो कि इसका यूनिट है, पहली बात तो आप इसको परसेंटेज से दर्शाते हो, इसका जो यूनिट है वो है ग्राम पर सेंटीमीटर, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। फिर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट में आप बताते हो वेट, ठीक है, वेट बताते हो आप, मॉइस्चर का वेट कितना है, कितना वेट है आपका मॉइस्चर का पर वॉल्यूम, पर वॉल्यूम, यू आर जस्ट मेकिंग दिस। सो इसका क्या होता है ग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। स्पेसिफिक होता है ग्राम पर किलोग्राम, और ये होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी।
नहीं, स्पेसिफिक नहीं, ये होता है आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिवाइडेड बाय ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इनटू 100%, दिस इज योर relative humidity, ठीक है। फिर कूलिंग ऑफ द एयर एंड एडियाबैटिक चेंज। अब कूलिंग ऑफ द एयर एंड एडियाबैटिक चेंज क्या होता है, आपको पता होगा कि जो आपका नॉर्मल लैप्स रेट है, नॉर्मल लैप्स रेट मतलब आप जैसे जैसे ऊपर जाते हो तो आपका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है। तो किस रेट से डिक्रीज होता है, ये होता है 6.5 पर किलोमीटर, या फिर आप बोलो 6.5 पर 1000 मीटर, ठीक है। ये दोनों सेम ही चीज़ है, ये होता है आपका नॉर्मल लैप्स रेट, है ना। बट व्हाट हैपेंस कि अब एडियाबैटिक चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, एडियाबैटिक का मतलब है कि आप जो हीट है, हीट का कोई भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, और जो भी टेम्परेचर चेंज होगा वो सिर्फ असेंडिंग ऑफ द एयर की वजह से या फिर डिसेंडिंग ऑफ द एयर की वजह से होगा, ठीक है। सो इसको बोलते हैं एडियाबैटिक। इसमें हम ना तो कोई टेम्परेचर को ऐड कर रहे हैं ना हम टेम्परेचर को रिमूव कर रहे हैं, जस्ट we are what we are doing, we are ascending and descending the air parcel, that's why the temperature is changing, that is called as the adiabatic। इसको बोलते हैं एडियाबैटिक चेंज, ठीक है। सो आप समझो, एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ यहाँ पर, लेट्स सी कि ये जो एयर है, एयर है यहाँ पर, दिस एयर इट इज राइजिंग, ठीक है। ये जो एयर है, दिस एयर, पहले तो ये इतना था, अब ये राइज हो रहा है। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा ये बढ़ेगा, ठीक है, ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, दिस इज एक्सपैंडिंग। अब चूंकि ये एक्सपैंड हो रहा है तो क्या होगा, ये कूल होगा, ठीक है, इट विल कूल। सो ये जो कूलिंग हो रही है, क्या इसमें हम कोई हीट दे रहे हैं, तो इसमें कोई हीट नहीं दे रहे हैं हम। ये जो कूल हो रहा है ये एक्सपेंशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज द एडियाबैटिक। ऐसा हम बोलेंगे कि ये जो एयर पार्सल है वो कूल हुआ है बट एडियाबैटिकली कूल हुआ है, ठीक है, इट कूल्ड एडियाबैटिकली, ठीक है, दैट इज द थिंग। फिर अब यही जो पार्सल है, मान लो यही दिस पार्सल क्या हो कि पहले ये इतना बड़ा था बट अब ये सिंक हो रहा है तो कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे आएगा तो ये कंप्रेस हो जाएगा। तो जब नीचे वाला जो है इट विल बी वार्मर, ये होगा वार्म, ठीक है। तो अब हम क्या बोलेंगे इसको, इसको हम बोलेंगे ये कंप्रेशन हो गया इसका, ये प्रेशर है, इसका कंप्रेशन हो गया है, और ये जो वार्म हो रहा है ये एडियाबैटिकली वार्म हो रहा है, ठीक है। इसमें हीट मतलब जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर वगैरह को हम कोई आदान प्रदान नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। ये तो हो गया भाई हमारा एडियाबैटिक। देख लिया आपने, एडियाबैटिक एक्सपेंशन मतलब एडियाबैटिक कूलिंग, और एडियाबैटिक वार्मिंग ये होता है। फिर अब हम बात कर लेते हैं, इसके दो टाइप्स होते हैं, इट हैज़ अ टू टाइप्स। एक होता है आपका ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट, ठीक है, ड्राई एडियाबैटिक चेंज होता है, एंड ड्राई एडियाबैटिक चेंज, और दूसरा होता है आपका मॉइस्ट, योर मॉइस्ट एडियाबैटिक चेंज। अब जो ड्राई एडियाबैटिक चेंज है इसमें क्या होता है, देखो ड्राई एडियाबैटिक में जो आपका जो जो भी ऑपरेशन इस पर परफॉर्म हो रहे हैं वो होंगे आपके अनसेचुरेटेड एयर पे, ठीक है। अनसेचुरेटेड एयर मतलब जिसमें 100% मॉइस्चर कंटेंट नहीं है, बट जो मॉइस्ट है वो होगा आपका सेचुरेटेड पे, जिसमें आपका 100% मॉइस्चर कंटेंट है। अब देखो पहला कंडीशन इसका बताती हूँ मैं कि भाई जो एयर है वो राइज हो रहा है, ठीक है। अब इसमें जो राइज होगा एयर, ठीक है, इट विल बी राइजिंग, और राइजिंग की वजह से क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन की वजह से कूलिंग होगी, और जो कूलिंग होगी वो सेम रेट पे होती है। किस रेट पर होती है, जो कूलिंग है वो होती है यहाँ पर, इट विल कूल एट द 10 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका यहाँ पर ड्राई एडियाबैटिक में। बाकी सेम, ये तो राइज हो रहा है, ठीक है। बाकी यदि सिंक हो एयर, तो यहाँ क्या होगा, कंप्रेशन होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा वार्म, ठीक है। अब जो वार्मिंग होगी वो भी कैसी होगी, 10 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर, ये सेम हो रहा है, ठीक है। अब चूंकि ये जो एयर है अनसेचुरेटेड थी, तो ना तो यहाँ पर कोई कॉन्डेंसेशन होगा, मतलब कॉन्डेंसेशन नहीं होगा तो बारिश भी नहीं होगी, और ना ही यहाँ पर लेटेंट हीट जो है वो रिलीज होगी, कोई भी लेटेंट हीट भी रिलीज नहीं हो रही है, ना तो यहाँ पर कॉन्डेंसेशन होगा, ठीक है। अब दूसरी तरफ हम देख लेते हैं ये मॉइस्ट। मॉइस्ट में क्या होगा कि जो आपका सेचुरेटेड एयर है जब वो राइज करेगा, ठीक है, इट विल राइज। अब ये जो है ये क्या करेगा, इट विल कूल डाउन, ठीक है, ये कूल करेगा, कूल डाउन करेगा, और इसका रेट क्या होगा कूल डाउन का, 7 टू, ये होगा आपका 4 to 7 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर, ठीक है। चूंकि ये सेचुरेटेड है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सेचुरेशन की वजह से इसमें जो है वो कॉन्डेंसेशन भी होगा, ठीक है, और इसमें जो है वो लेटेंट हीट भी रिलीज होगी, ठीक है। सो ये दोनों आपको थोड़ा सा याद रखना है, दिस इज द ड्राई एडियाबैटिक एंड दिस इज द मॉइस्ट एडियाबैटिक।
वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अब हम बात कर लेते हैं कॉन्डेंसेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। वी हैव द कॉन्डेंसेशन का टाइप। पहले अब ड्यू पॉइंट क्या होता है, देखो ड्यू पॉइंट जो है, ड्यू पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर आपका टेम्परेचर जो है वो सेचुरेट हो जाता है। सेचुरेट मतलब एक वो वाला टेम्परेचर जिसमें आपका एयर जो है वो सेचुरेट हो जाता है। सेचुरेशन का मतलब समझ रहे हो, सेचुरेशन का मतलब होता है कि अब एक टेम्परेचर होता है, दिस इज द गिवन टेम्परेचर, ठीक है। इस टेम्परेचर पर मान लो 15 डिग्री सेल्सियस पर मान लो कि ये जो एयर प्रेशर है वो 100 ग्राम ह्यूमिडिटी होल्ड कर सकता था और इसने 100 ग्राम ही होल्ड कर लिया है। अब जो एयर है इसका सेचुरेशन आ गया है और अब ये जो है वो और भी और सेचुरेट मतलब और जो है वो नहीं होल्ड करके रख सकता है। बाकी जो ड्यू पॉइंट है वो क्या होता है, वो लगभग जीरो 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ठीक है। ये होता है ड्यू पॉइंट आपका। सो ड्यू पॉइंट क्या है, एक टेम्परेचर होता है, योर टेम्परेचर जिस पे जो आपका एयर है, एक टेम्परेचर जिस पे जो आपका एयर है वो क्या हो जाता है, वो सेचुरेट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं आप ड्यू पॉइंट, दिस इज कॉल्ड द ड्यू पॉइंट। फिर स्नोफॉल। अब देखो स्नोफॉल, स्लीट और आपका जो फ्रीजिंग रेन है इनको हम देखते हैं, ठीक है। अब जो स्नोफॉल है देखो क्या है, स्नोफॉल कैसे हो रहा है, दिस इज द स्नोफॉल। फर्स्टली वील बी सीइंग स्नोफॉल। तो पहले आप देखो कि स्नोफॉल कब होता है ना, कि स्नोफॉल तब होता है जब स्नोफॉल अकर्स व्हेन द जो फ्रीजिंग लेवल है इज क्लोज टू द ग्राउंड। मान लो ये जो ग्राउंड है, क्लोजिंग ग्राउंड जो है इट लेस देन 300 फ्रॉम द सरफेस। मान लो ये जो है दिस इज द सरफेस, ठीक है। और ये जो 300 है मतलब 300 मीटर है, इसके अंदर ही आपका क्या है, इसके अंदर ही मान लो ये आपका 300 मीटर है और ये इसके इसके अंदर 300 के अंदर क्या है, ये आपका फ्रीजिंग टेम्परेचर है। मतलब इसके अंदर कोई भी आएगा, कोई भी वाटर आएगा तो वो फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। इट विल फ्रीज। सो व्हाट हैपेंस, देखो अब ये जो है, ये यहाँ पर बादल है, यहाँ से जो है वो बारिश होगी, यहाँ से जो बारिश होगी, चूंकि जो आपका क्या है, क्या मैं बोलूँ कि दिस इज मान लो यही जो है, ये जो बारिश हो रही है ये मान लो आपका 300 मीटर का ये डिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ से जो बारिश हो रही है मतलब यहाँ से जो रेन के पार्टिकल्स आएंगे, आपके जो रेन के पार्टिकल्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो फ्रीजिंग टेम्परेचर है, तो जो भी यहाँ पर रेन के पार्टिकल आएंगे वो क्योंकि यहाँ पर फ्रीजिंग टेम्परेचर है तो जो भी यहाँ से वाटर का ड्रॉपलेट निकलेगा, यहाँ पर फ्रीजिंग टेम्परेचर होने की वजह से ये जो ड्रॉपलेट्स हैं वो जमा हो जाएंगे और जमा होने की वजह से अब वो स्नोफॉल की तरह गिरेंगे, ठीक है। सो कोल्ड एयर की वजह से ये चीज़ हो रही है। फिर हम बात करेंगे स्लीट। स्लीट क्या होता है, जैसे दिस इज द वार्म एयर, ठीक है, ये वार्म एयर का एक पार्सल है यहाँ पर, तो यहाँ से तो क्या हो रहा है, यहाँ से तो फ्रीज ही हो रहे थे ये, यहाँ से तो फ्रीज हो गए थे ये पार्टिकल्स, बट जैसे ही वार्म एयर के कांटेक्ट में आए तो यहाँ पर ये क्या हो गए, यहाँ पर ये जो है वो थॉ हो गए। थॉ मतलब कि क्या है कि ये जो है वो पिघल गए और पिघलने के बाद ये फिर से कोल्ड जो एयर है उसके कांटेक्ट में आए और फिर से जो है ये फ्रीज हो गए। सो ये जो फ्रीज थॉ और फ्रीज वाला सिस्टम है, इसमें जो भी अब जो है वापस से जो फ्रीज होंगे, जो एयर के जो भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, या फिर जो भी ड्रॉपलेट्स हैं जो वापस से फ्रीज हो रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज द स्लीट। अब ये स्लीट के फॉर्म में गिरेंगे, ठीक है। फिर फ्रीजिंग रेन क्या होता है, फ्रीजिंग रेन जो है वो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस इसने ट्रैवल कर ली है एंड जो फ्रोजन precipitation and melts when the warm air and rains falls and freezes on the cold surface। मतलब हो रहा है कि what happens कि जो स्लीट है, स्लीट में क्या होता है, देखो स्लीट में जब ये सरफेस पर गिरते हैं, जो भी आपके एयर के पार्टिकल मतलब जो भी एयर के नहीं मैं बोलूँ, जो भी आपके वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, जब वो सरफेस पर गिरते हैं उसके पहले ही ये जम जाते हैं, ठीक है। बट जो फ्रीजिंग एयर है इसमें क्या होता है, जो आपके वाटर के ड्रॉपलेट हैं, ये ठंडा सरफेस है, ये जो ठंडा सरफेस है इसके कांटेक्ट में आने से ये जमते हैं, तो ये होता है फ्रीजिंग रेन, ठीक है। अब ये तो हमने बात कर लिया है। देखो जो स्लीट है इसका डायमीटर देख लो कि जो स्लीट है इसका डायमीटर होता है 5 मिलीमीटर से लेके 5 मिलीमीटर या फिर लेस, ठीक है, 5 मिलीमीटर होगा या फिर लेस होगा, ठीक है। सो दिस इज द स्लीट। फिर हेल, हेल जो है वो 5 से लेके 50 मिलीमीटर तक होते हैं, दीज आर द हेल्स। अब हेल्स देख लेते हैं, हेल्स कैसे बनते हैं, ये हेल्स, ठीक है, दीज आर द हेल्स। यहाँ से आपके क्लाउड के जो
ड्रॉपलेट्स हैं वो बाहर ऊपर जा रहे हैं, अप ड्राफ्ट हो रहा है, ठीक है। अब ऊपर जाते हुए ये क्या हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, ठीक है। फ्रीज होते, फ्रीज भी होते हैं और ये एक दूसरे के साथ मिलकर एक बड़ा सा ऐसे गोला बना लेते हैं, ठीक है। अब हेल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये गोला तब तक बनता रहता है जब तक जो है वो ये जो क्लाउड है वो होल्ड करके रखे इस गोले को, ठीक है। बट जब ये क्लाउड का डायमीटर इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये जो क्लाउड है वो होल्ड नहीं कर सकता है, तो ये जो गोला है या फिर जो हेल है वो नीचे गिरना चालू हो जाता है, ठीक है। ये होता है। सो दिस इज द हेल, दिस इज योर हेल। फिर ड्रिजल क्या होता है, देखो ड्रिजल जो है वो न्यूमरस यूनिफॉर्म माइन्यूट ड्रॉपलेट ऑफ वाटर हैं जिनकी डायमीटर, ड्रिजल व्हाट आई वुड बी सेइंग, देखो ये एकदम लेस देन 0.5 मिलीमीटर के जो एयर ड्रॉपलेट्स हैं जब वो गिरते हैं ऐसे, ड्रिजल इसको बोलते हैं ड्रिजल। फ्रीजिंग रेन भी देख लिया। अब ग्लेज्ड फ्रॉस्ट क्या होता है, देखो जो ग्लेज्ड फ्रॉस्ट है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द, दिस इज द ग्लेज्ड फ्रॉस्ट, इसको बोलते हैं ब्लैक आइस या फिर हम इसको, ठीक है, ग्लेज्ड फ्रॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, थिन आइस, इसको ब्लैक आइस भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं थिन आइस शीट। अब आप देख सकते हो कि ये जो रोड वगैरह है इन पे ऐसे थिन आइस की शीट जम जाती है। इन ये जो थिन आइस की शीट ये जो जमी हुई है इसको ही हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम ब्लैक आइस या फिर थिन आइस शीट बोलते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास होयर फ्रॉस्ट। अब होयर फ्रॉस्ट क्या होता है, देखो जो होर फ्रॉस्ट है डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता है वाटर वेपर का इनटू द आइस एंड डिपॉजिटेड ऑन द रूफ, ग्रासेस या फिर पेवमेंट। मान लो ये कोई ऐसा सरफेस है, दिस इज द सरफेस, कोई भी सरफेस हो सकता है, यहाँ पर कोई ग्रास हो सकता है, यहाँ पर कोई रूफ हो सकता है, ठीक है। ये होयर फ्रॉस्ट की बात कर रही हूँ मैं। होयर फ्रॉस्ट में क्या है, जो भी आपके वाटर वेपर्स हैं, वाटर वेपर्स डायरेक्टली क्या होते हैं, आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वाटर वेपर से डायरेक्ट आइस में जो डायरेक्ट, ठीक है, दे आर डायरेक्टली कन्वर्टिंग इनटू द आइस, और ये जो आइस है वो डिपॉजिट हो जाता है मान लो कोई भी सरफेस पे, ठीक है। सो ये होता है आपका होयर फ्रॉस्ट। अब राइम क्या होता है, व्हाट इज द राइम, सो राइम को समझो। देखो राइम में क्या है कि ये आपके सुपर कूल्ड, ये जो था ये क्या था, सुपर कूल्ड, इट वाज द सुपर कूल्ड ड्रॉपलेट। ये एकदम सुपर कूल्ड ड्रॉपलेट था, मतलब इसको एक छोटे से ही नज की जरूरत थी और ये फ्रीज हो जाता। तो ये नज जो है इसको, ये वाला ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी, ये एक फ्रीजिंग ऑब्जेक्ट था, मतलब ये ऑब्जेक्ट एकदम ठंडा ऑब्जेक्ट था, ठीक है। ये सुपर कूल ड्रॉपलेट इस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आया और ये जो है वो फ्रीज हो गया, ठीक है। सो ये जो फ्रीज हो जाता है इसको ही हम बोलते हैं राइम, दिस इज कॉल्ड एज द राइम, ठीक। फिर इसके बाद अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। टाइप्स ऑफ क्लाउड्स कितने होते हैं, सो इनकी हाइट के बेसिस पे ये क्लाउड्स जो हैं उनके उनको क्लासिफाई किया जाता है। लेट मी सी हियर, लेट अस सी। सो देखो पहले तो आई वुड बी, ठीक है। सो ठीक, सो ये जो है तीन इनका डिवीजन होता है, ठीक है। एक होते हैं हमारे लो क्लाउड्स। अब दीज आर द लो क्लाउड्स, ठीक है, यहाँ पर होंगे आपके लो क्लाउड्स। अब ये जो लो क्लाउड्स हैं ये होते हैं 0 से लेके आपका 2000 मीटर तक, है ना, ये होते हैं लो क्लाउड्स। फिर यहाँ पे होते हैं आपके मिड लेवल क्लाउड्स जो कि 2000 मीटर से लेके आपके 6000 मीटर तक होते हैं, ठीक है। फिर ये हो जाते हैं आपके हाई क्लाउड्स। अब ये जो हाई क्लाउड्स हैं वो 6000 मीटर से लेके कहाँ तक हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके मतलब 6000 मीटर प्लस होंगे, ठीक है, 6000 अबव हो जाएंगे। फिर अब हम देख लेते हैं लो क्लाउड्स में कौन कौन से आते हैं। सो लो क्लाउड्स में आपके आ जाते हैं, पहले तो सबसे नीचे होते हैं ऐसे स्ट्रेटस, दीज आर द स्ट्रेटस, ठीक है, ये स्ट्रेटस हो गए। फिर उसके बाद आ जाते हैं आपके, दिस इज योर निम्बो स्ट्रेटस, ठीक है, ये आपके निम्बो स्ट्रेटस हो गए। एक होता है स्ट्रेटस, दूसरा होता है निम्बो स्ट्रेटस, और दिस इज योर ऐसे क्यूमुलस, ठीक है, ये क्यूमुलस क्लाउड्स हो गए। फिर उसके बाद आ जाते हैं आपके स्ट्रेटो क्यूमुलस, मतलब ये स्ट्रेटा भी है इसमें और बाकी ये क्यूमुलस भी है, सो ये हो जाते हैं आपके स्ट्रेटो क्यूमुलस, है ना। फिर मिडिल लेवल पे कौन से आ जाएंगे, मिडिल लेवल पे आपके जो मिडिल है उनमें इनका नाम है कुछ ऑल्टो ऑल्टो करके नाम है सारों के, ठीक है। सो एक है आपका ऑल्टो स्टेटस। अब ऑल्टो स्टेटस कुछ इस तरीके से होते हैं, दीज आर द ऑल्टो स्टेटस, ठीक है, ये ऑल्टो स्टेटस हैं, दीज आर द ऑल्टो स्टेटस क्लाउड। अब
जो ऑल्टो क्यूमुलस हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, दीज आर द ऑल्टो क्यूमुलस, ठीक है, ये आपके ऑल्टो क्यूमुलस हो गए। अब सबसे हाइट पर देखते हैं, सबसे हाइट पे जो क्लाउड्स होते हैं दीज आर कॉल्ड द सेरोस्ट्रेटस, ये जो है कुछ ऐसे, दीज आर द, यहाँ पर सब सीरो सीरो होंगे, ठीक है, दीज आर द सिरोस्ट्रेटस। फिर आ जाते हैं आपके सिरो क्यूमुलस, अब ऐसे छोटे छोटे जो हैं यहाँ पर ये आ जाएंगे आपके सिरो क्यूमुलस, ये क्यूमुलस जो है ऐसे राउंड राउंड वॉल के जैसे होते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं आपके, दिस इज दीज आर योर सिरस क्लाउड्स, ठीक है, ये है आपके सिरस, एकदम पतली शीट के जैसे होते हैं। एंड दिस इज व्हाट, ये जो जायंट सा है इसको हम बोलते हैं क्यूमुलोनिम्बस, ये एकदम बिलो से लेके टॉप तक एक्सटेंड करता है, ठीक है, सो इसको क्या बोलते हैं, क्यूमुलोनिम्बस, ठीक है, दिस इज योर क्यूमुलोनिम्बस। सो देख लेते हैं, दिस इज द क्यूमुलोनिम्बस। लो क्लाउड्स में हमारे पास है स्ट्रेटस, क्यूमुलस, निम्बोस्ट्रेटस एंड स्ट्रेटोक्यूमुलस, ठीक है, फिर ऑल्टोस्ट्रेटस, ऑल्टोक्यूमुलस, सिरोस्ट्रेटस, सिरोक्यूमुलस एंड सिरस, ठीक, ये हो गए आपके क्लाउड्स। सो वी हैव डन द क्लाउड्स। अब रेनफॉल की थीरीज हैं, दो रेनफॉल की थीरीज होती हैं, एक है आइस जो क्लाउड इंस्टेबिलिटी थ्योरी है, या फिर आइस क्रिस्टल थ्योरी इसको बोलते हैं, ठीक है। जो क्लाउड इंस्टेबिलिटी या फिर जो आइस क्रिस्टल थ्योरी है, ये कौन से ईयर में दी गई थी, ये दी गई थी, इट वाज गिवन इन द ईयर 1933, और जिन्होंने दिया था उनको बोलते हैं बर्जेरॉन, ठीक है, इसको बर्जेरॉन बोलते हैं। सो बर्जेरॉन फाइंडिस फाइंडसन, ठीक है, बर्जेरॉन ने ये जो आइस क्रिस्टल या फिर क्लाउड इंस्टेबिलिटी थ्योरी है ये दी है, और ये जो थ्योरी है वो एक्सप्लेन करती है जो भी रेनफॉल फॉर्मेशन होती है कहाँ पर, कोल्डर एरियाज में, वट एवर रेनफॉल इज हैपनिंग इन द कोल्डर एरियाज, वो आप आइस क्रिस्टल थ्योरी या फिर क्लाउड इंस्टेबिलिटी थ्योरी की हेल्प से बता सकते हो। दूसरा होता है आपका कोलिजन थ्योरी या फिर जनरल कोलेसिन थ्योरी, इसमें क्या है कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो है वो बड़ा ड्रॉपलेट बना लेते हैं, तो इसको बोलते हैं जनरल कोलेसिन या फिर कोलिजन थ्योरी, कोलिजन होकर बड़ा बना रहे हैं। तो इसमें जो रेनफॉल है, यदि मान लो आप वार्मर एरिया के रेनफॉल को बताना चाहते हो तो आप जो है वो कोलेसिन या फिर कोलिजन थ्योरी का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ रेनफॉल, एक होती है आपकी कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होती है कि मान लो दिस इज योर लो प्रेशर एरिया, ठीक है, लो प्रेशर एरिया से आपका जो एयर है वो ऐसे राइज हो रहा है, यहाँ जाके आपका जो है वो क्लाउड्स बनेंगे और फिर बारिश होगी। सो ये जो कन्वेक्शनल रेनफॉल है ये आपको मिलेगी इक्वेटोरियल एरिया में, ठीक है, इक्वेटोरियल एरिया में, दिस इज द कन्वेक्शनल। ओरोग्राफिक क्या होता है, ओरोग्राफिक में ये है कि दिस इज योर एयर, अब ये यहाँ पर राइज होती है, इसकी वजह से यहाँ पर रेनफॉल होती है, ठीक है, दिस इज द ओरोग्राफिक, ये माउंटेन एरियाज में हो जाएगी। फिर आ जाता है आपके पास साइक्लोनिक, मतलब साइक्लोन की वजह से जो रेनफॉल होती है, जैसे आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन हो गया, ठीक है, इसकी वजह से। फिर आ जाता है आपका वर्गा। वर्गा क्या होता है, देखो वर्गा बेसिकली, वर्गा ये होता है कि these are your what, these are your cumulus clouds, देखो ये आपके क्यूमुलस क्लाउड्स हैं, ठीक है, ये आपके क्यूमुलस क्लाउड्स हैं, ये दीज आर योर क्यूमुलस क्लाउड्स। तो इन क्यूमुलस क्लाउड से जब बारिश हो रही है तो क्या है कि ये सरफेस पे नहीं आ पा रही है, सरफेस पे नहीं आ पा रही है, उसके पहले ही क्या हो रही है, ये इवेपोरेट हो जाती है, ठीक है, इसके पहले ही इवेपोरेट हो जाती है, इसको बोलते हैं वर्गा, ठीक है। और ये जो रेनफॉल है ये होती है समर में, ठीक है, समर में क्यूमुलस क्लाउड से रेन होती है, बट ग्राउंड में पहुंचने से पहले ही इवेपोरेट हो जाती है, इसको बोलते हैं वर्गा। फिर हम मिक्स्ड रेशियो की बात करेंगे। मिक्स्ड रेशियो में क्या है, जो आपका वेट है ऑफ द वाटर वेपर, मास में वाटर वेपर को नापना, और यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द ड्राई एयर। मान लो आपका यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द ड्राई एयर है वो है आपका 100 ग्राम, ठीक है। ठीक है, ये जो यूनिट है वो 100 ग्राम है। फिर जो आपका वेट है वाटर वेपर का वो है 20 ग्राम, ठीक है। सो ये हो गया आपका मिक्स्ड रेशियो। देन जो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है वो क्या होता है, मान लो आपकी एयर जो है वो ऐसे राइज कर रही है यहाँ से, ठीक है, राइज करते करते आपकी एयर एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचेगी जहाँ उसकी सराउंडिंग, ये जो सराउंडिंग वाला इसका टेम्परेचर है और जो ये एयर पार्सल का प्रेशर है वो एकदम सेम हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक। सो हमने कर लिया है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन।